राम राम भाई। तो ले आया मैं एसएससी सीपीएसआई 2025 की स्ट्रेटजी। ये कुछ फोर्स हैं जो आपको मिलती हैं आफ्टर ज्वाइनिंग थ्रू एसएससी सीपीएसआई। तो ये पहली फोर्स है बीएसएफ। बीएसएफ की ड्रेस ये है। दूसरी एसएसबी। एसएसबी की ड्रेस ये है। तीसरी है डीपी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में एसआई, उसकी ड्रेस ये है। दूसरी फोर्सेस जो आपको सीपीओ थ्रू मिलती हैं वो ये हैं। गैस करो कौन कौन सी ड्रेस है। तो पहली है सीआरपीएफ। ये सीआरपीएफ में काफ़ी सारी ड्रेसेस हैं। तो आरएएफ की अलग ड्रेस है। जो मेजर जो ड्रेस है ना सीआरपीएफ की वो यही है। फिर ये हो गई पांचवी अपनी सीआईएसएफ। ये हो गई आईटीबीपी। बट अभी आ चुका है रिकमेंडेशन फ्रॉम एमएचए कि सारी सीएपीएफ की जो ड्रेस होंगी वो एक तरह की होंगी। तो सारी सीएपीएफ की ड्रेस ऐसी ही हो जाएंगी। बस ये जो शोल्डर में ये जो बैच लगता है ना जिसमें लिखा होता है सीआरपीएफ बीएसएफ, तो ये बैच जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। हर फोर्स का अपना अपना बैच रिप्रेजेंट करेगा। तो सबकी सीएपीएफ की सारी की ड्रेस ऐसी हो जाएंगी। आने वाले सालों में आपको दिखेगा, ऑलमोस्ट होने भी लगा है। ठीक है, आते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर। ये रही सीपीएसआई 2025 की स्ट्रेटजी। तो पेपर पैटर्न की बात कर लें तो पहला सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग, दूसरा जीएस, तीसरा मैथ्स और चौथा इंग्लिश। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और 2 घंटे का ओवरऑल टाइम मिलता है। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती। ओवरऑल 2 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। और जब मेंस में जाते हो तो 2 घंटे 200 मार्क्स का 200 इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एस्टिमेटेड टाइम जो है वो 8 से 9 महीने किस बात के लिए कि आपका नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन हो सकता है ऊपर नीचे भी आ जाए। देखो भाई, यूपीएससी अलग है, एसएससी अलग है। यूपीएससी अपना जो प्रॉपर डेटा होता है ना वो 1 साल पहले ही बता देते हैं कि हाँ भाई इस तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, इस तारीख को हम एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन एसएससी का क्या है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो प्रेडिक्शन चलता है एसएससी में कि हाँ भाई इस तारीख को आएगा। जैसे ये मैंने एस्टिमेटेड टाइम बेस्ड ऑन ये सर्च किया, तो जैसे 2018 का जो नोटिफिकेशन आया था वो सीपीओ 2018 का वो मार्च में आया था। ठीक है, 19 का सितंबर में, 20 का जून में, 22 का अगस्त में। ठीक है, 23 का जुलाई में, 24 का मार्च में। तो हम मोटा मोटा पकड़ के चलें तो मार्च से लेके मई जून के बीच में आपका आ सकता है नोटिफिकेशन। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग है कि 8 से 9 महीने हैं आपके नोटिफिकेशन आने के टाइम पर। अब जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर आपको कितना टाइम मिलता है एग्ज़ाम के लिए, टियर 1 के लिए। तो ये देख लो, फिर ये 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो गया था जून में। ठीक है, मार्च में नोटिफिकेशन आया और जून में एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, तो 3 महीने यहाँ भी हो गया। 5 महीने ये कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया था अपने टाइम में, और दूसरे भी कुछ रीज़न थे उनकी वजह से। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट 3 महीने या 2 महीने, मोटा मोटा 3 महीने का ही टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो अपनी तैयारी बढ़िया रखें, तैयारी अच्छी रखें। ठीक है, बात करते हैं स्ट्रेटजी की। तो स्ट्रेटजी आपकी होनी क्या चाहिए? स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए ये ऐसे। तो भाई स्ट्रेटजी होगी ना वो बिगिनर्स के लिए अलग होगी, रिपीटर्स के लिए अलग होगी। बिगिनर्स जो होंगे वो बिल्कुल पहली बार जो दे रहे होंगे, ठीक है, तैयारी कर रहे होंगे, अभी रिसेंट ग्रेजुएट हुए होंगे, उनके लिए अलग। और रिपीटर्स के लिए अलग जो 2-3 बार दे रखे होंगे, किसी ना किसी वजह से टियर 1 में, फिजिकल में, मेडिकल में, टियर 2 में फेल हो गए होंगे, उनके लिए अलग रहेगी। ठीक है, तो बिगिनर्स की स्ट्रेटजी रीजनिंग डेली 2 घंटे देना है आपको। ठीक है, रीजनिंग के लिए बिगिनर्स के पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। कहाँ से कंप्लीट करना है? पीयूष सर हैं, पीयूष वार्ष्णेकर के, और हेमंत, सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत, किसी भी एक टीचर को पकड़ के जो आपको लगे कि हाँ इनका पढ़ाने का तरीका मुझे समझ में आ रहा है, तो उस टीचर को पकड़ के आप बढ़िया से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, अपने खुद के नोट्स बनाओ। ठीक है, कुछ ये नहीं कि मार्केट से कोई भी नोट्स परचेज़ कर लिया और बस उनको रट्टा मार रहे हैं। ठीक है, अपने खुद के नोट्स बनाओगे अपनी खुद की हैंड राइटिंग में, अपनी खुद की समझने के तरीके से, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अपने खुद के नोट्स बनाओ। डेली रीजनिंग क्या है ना कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना मोस्टली रीजनिंग उसी से तैयार हो जाती है। तो आपको बिगनर्स हो चाहे रिपीटर, डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर देना है। अगर 50 क्वेश्चन होंगे ना तो 50 में जो बिगनर होगा कम से कम 25 तो कर ही लेगा। बाकी जो 25 होंगे ना वो आप जैसे जैसे चैप्टर आपके ख़त्म होते जाएंगे ना वो क्वेश्चन भी आपको आते जाएंगे, और डेली एक एक क्वेश्चन लगाते जाओगे, आपका कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। तो ये है, सेक्शनल मॉक टेस्ट जरूर देना है। आप टच में रहोगे सिलेबस के, रीजनिंग के सिलेबस के आप टच में रहोगे। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर देना है। ठीक है, उसके बाद जो टीचर पढ़ाएगा, जैसे आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दी, तो चैप्टर वाइज 75 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर लेने हैं इसी लिमिटेड टाइम में। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट है ना
वो बहुत ईजी स्कोरिंग है लेस एफर्ट्स के साथ, ठीक है। आपके पास कंसेप्ट तैयार होने चाहिए, ईजी स्कोरिंग है, टाइम सेविंग है, ठीक है। रीजनिंग के लिए कोई ऐसा नहीं होता है जो 5-5, 6-6 घंटे के रीजनिंग को देता है। मुश्किल से 2-3 मॉक टेस्ट लगाए और रीजनिंग आराम से हो जाती है, ठीक है। जब आप रिपीटर्स की कैटेगरी में आ जाओगे ना, यही सेम टू सेम चीज़ फॉलो करोगे। तो भाई 2 नंबर का एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, मैथ्स का भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, इंग्लिश का भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, पर ये आपको कम एफर्ट्स में पूरे के पूरे 1 नंबर दे जाएगा। तो इसलिए रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है। बात करते हैं रिपीटर्स की, तो रिपीटर्स के लिए क्या है ना कि उनको टच में रहना ज़रूरी होता है, ठीक है। उनको पता है, कंसेप्ट पता है, लगाने का तरीका पता है। अब टाइम में इतना ज़्यादा गैप हो जाता है, तो बस पेपर के टच में रहना ज़रूरी है। तो आप लोग केवल यही करो कि डेली एक सेक्शनल मॉक लगा लो। आपके जो पहले जो आपने नोट्स वगैरह बना रखे होंगे, कॉपी बना रखी होगी, उनसे जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करते रहो कम्प्लीटली। और डेली ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 जो टॉपिक है ना, जहाँ पर वीक टॉपिक आपके अकॉर्डिंग, आपके वीक टॉपिक कुछ और हो सकते हैं, ठीक है। जो मेजर बंदा है जिन टॉपिक में फंसता है ना, जैसे सेट्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। 11:13:12, ठीक है। तो ऐसे कुछ दे देगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इस रिलेशन को फॉलो करता है। तो ये सेट्स वाले जो क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 11:12, ठीक है। तो सेट्स वाले जो क्वेश्चन हो गए, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन हो गए, कुछ ऐसी काफ़ी ट्रिकी कोडिंग डिकोडिंग आ जाती है जिसको सॉल्व करना एग्ज़ाम के प्रेशराइजिंग टाइम में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करनी है वीक टॉपिक्स की। वीक टॉपिक या टफ टॉपिक या चैलेंजिंग टॉपिक कुछ भी बोल दो। सीरीज़ के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फिगर कोडिंग हो गई। अब ये एसएससी में रिसेंट ट्रेंड देखा जा रहा है कि भाई वो फिगर कोडिंग इतनी टफ दे रहा है। अभी सीजीएल में देखा आपने, सीजीएल 2023 में भी देखा, सीएचएसएल में भी देखा, ठीक है। सिलॉग के कुछ नए कंसेप्ट, ओनली, आ फ्यू, ठीक है, वो वाले मैट्रिसेस, इन सब में कहीं ना कहीं बंदा फंस ही जाता है। कॉम्प्लेक्स ब्लड रिलेशन, ठीक है, रिवर्स में जब पूछ लेता है। तो अपने अकॉर्डिंग जो आपके जो वीक टॉपिक है ना या टफ टॉपिक हैं, वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप सेक्शनल डेली मॉक टेस्ट दोगे ना, टच में रहोगे, तो आपको पता चल जाएगा। तो बिगिनर जो है वो 2 घंटा लेगा, तो आपको ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे में आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की। पहले बात कर लेते हैं बुक कौन सी आपको फॉलो करनी है। तो भाई बुक जो है ना, या तो ये आप ले लो पीयूष वार्ष्णेय सर की बुक, ठीक है, PYQ बेस्ड, और या तो ले लो एसएससी की ये पिनाकल की बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हो और उससे बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फालतू के बेवजह के दूसरे सोर्सेस पर नहीं आना है कि ये भी बुक ले ली, ये भी ले ली, ये भी ले ली, पढ़ एक भी नहीं रहे हैं। इसी बुक को कम से कम 10-15 बार लगाएंगे ना, आराम से आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो एक ही बुक लेनी है, ज़्यादा वेरियस सोर्सेस के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। बात करेंगे दूसरे सब्जेक्ट की, तो ये रहा करंट अफेयर्स और जीएस, जिसको बंदे हमेशा हल्के में लेते हैं। मैं भी लेता था भाई, क्योंकि मैं सीडीएस की तैयारी करता था, तो आईएमए और एएफए वगैरह क्वालिफाई करने के लिए जीएस में मेरी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी थी, उसी को फॉलो करता है, जिसकी वजह से मेरी जीएस जो है वो थोड़ी सी वीक है, बट मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ अच्छे से। तो जीएस में आ जाते हैं। जीएस के टाइम को आपको देना पड़ेगा ऑलमोस्ट 2.5 घंटे। इसमें जो होता है ना, ये भी बिगनर्स के लिए अलग होगी और रिपीटर्स के लिए अलग स्ट्रेटजी होगी। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। एक तो हो गई आपकी जीएस, एक होगी करंट अफेयर्स, एक हो गई स्टैटिक जीके, ठीक है। 3 सेक्शन हो जाते हैं। तो जो बिगनर्स है ना, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें। अभी तो रिसेंट में परमार सर चल रहे हैं, तो परमार सर की जो वीडियो है ना, कोर्स ले लो, या उनकी वीडियोस यूट्यूब में 1 शॉट वीडियोस, या बहुत सारे यूट्यूब में दूसरे भी टीचर हैं जिनका आपको समझ में आता है, उनका कोर्स ले लो या उनकी वीडियोस से अपने खुद का सिलेबस पहले कंप्लीट करो। और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है कि भाई नोट्स बनाना शुरू कर दिया, हिस्ट्री का लिखा पूरा पाषाण काल से लेके आज़ादी दिलवा दी एक ही कॉपी में 2-3 कॉपी भर दी इससे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये एसएससी है, यूपीएससी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये जितना टाइम यहाँ पर वेस्ट करोगे ना, उतने टाइम में आपकी मैथ हो जाएगी, रीजनिंग हो जाएगी और इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो नोट्स नहीं लेने, सिलेबस ख़त्म करना है, और प्लस ऑलरेडी कोई प्रिंटेड बुक हो गई, सोर्स हो गई, उसको प्रेफर करना, उसी से रिवीजन करना है। अभी बता दूंगा आगे, ठीक है। करंट अफेयर्स कहाँ से करने हैं? करंट अफेयर्स उत्कर्ष सर की मंथली वीडियो आती है, तो उससे कर लो, या 1EQ करके एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। उसमें डेली करंट अफेयर्स के PDF डालते हैं, और या तो वीकली भी करंट अफेयर्स की वीडियो डालते हैं, मंथली भी करंट अफेयर्स की PDF डालते हैं, ठीक है। तो वहाँ से प्रेफर कर सकते हो करंट अफेयर्स, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना करंट अफेयर्स की, इधर से ही पढ़ लिया, वहाँ से ही पढ़ लिया, यहाँ से कोई एक सोर्स प्रेफर कर लो जो आपको लगे ठीक है,
और उसी से अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स की भी, 1.5 घंटे की वीडियो के लेके बैठ के नोट्स बनाना शुरू कर दिया, नहीं, ये गलती नहीं करनी है जीएस में, वो भी एसएससी में, ठीक है। फिर अपना रिवीजन जो करना है वो बुक या पीडीएफ या हार्ड कॉपी जो आपने ले रखी है उससे करना है। स्टैटिक जीके परमार सर से ही कर लेनी है, ठीक है। परमार सर की काफ़ी सारी स्टैटिक जीके की वीडियो पड़ी हुई हैं, वहाँ से कर लेना है। रिपीटर्स के लिए भाई आपने ऑलरेडी कर रखा होगा तो उसका रिवीजन करना है थोरोली, ठीक है। जिस भी टीचर से किया होगा, जहाँ भी नोट प्रेफर किए होंगे, उसका रिवीजन करना है थोरोली। 30 मिसलेनियस क्वेश्चन आपको डेली रिवाइज करने हैं, ठीक है, डेली सॉल्व करने हैं। और उनका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो ना तो आपको बाकी प्रीवियस जो चीज़ें हैं ना वो भी रिकॉल हो जाती हैं, तो वो ज़रूर करना है, ठीक है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये जब कोई भी बिगनर करेगा ना वो इसी सीरीज़ में करेगा। पॉलिटी थोड़ी इजी पड़ जाती है, फिर उसके बाद एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट ले लो, फिर एक इजी सब्जेक्ट ले लो, फिर एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट ले लो, फिर एक इजी सब्जेक्ट ले लो, ऐसे। फिर आपको स्टैटिक जीके पर भी कमांड रखनी है, ठीक है। और करंट अफेयर जो है ना वो आपको अपडेट करते जाने हैं, ठीक है। आप रिपीटर हो भाई तो आपको पता है करंट अफेयर्स कैसे तैयार करने हैं, तो आपको बस करंट अफेयर अपडेट करना है, अपडेटेड रहना है करंट अफेयर्स के। बस यही है जीके की मोटी मोटी स्ट्रेटजी, और कुछ नहीं है। अब देख लेते हैं कि कौन से हमें कंटेंट रिफ़र करने हैं। तो हमें बेसिकली जो कंटेंट रिफ़र करने हैं वो ये हैं, ठीक है। परमार सर के अभी तो उनकी कोई बुक वगैरह लॉन्च हुई नहीं है, बोला है बुक लॉन्च करने के लिए। बाकी मार्केट में उनके काफ़ी सारे ऐसे करंट अफेयर्स की जो नोट्स हैं वो बिक रहे हैं, ख़रीद के इनको ही जब एक बार आपने कोर्स ख़त्म कर लिया, सिलेबस ख़त्म कर लिया, तो इन्हीं नोट्स को प्रेफर कर सकते हो और इन्हीं को 10 से 15 बार अपना जितना भी है रिवाइज़ करते रहो, बस हो गया। उत्कर्ष की या तो करंट अफेयर्स की जो ईयरली मैगजीन है वो फॉलो कर सकते हो, या तो जो बताया 1EQ करके टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कर सकते हो, उसकी PDF वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, इंग्लिश। भाई इंग्लिश जो है ना वो गेम चेंजर है, क्योंकि ये मेंस में भी आती है और प्री में भी आती है, ठीक है। बिगिनर्स के लिए स्ट्रेटजी अलग रहेगी, रिपीटर्स के लिए अलग रहेगी, ठीक है। बिगिनर्स तो सबसे पहले अपना पूरा ग्रामर का जो सिलेबस है ना वो ख़त्म कर लो, जयदीप सर से, नीतू मैम से, रानी मैम से, जिससे भी ख़त्म करना है, ठीक है। उसके पहले मेंस की एक वीडियो डाली थी, वो भी देख लेना, आपको थोड़ा और ज़्यादा डेप्थ में क्लैरिटी आ जाएगी इंग्लिश करनी कैसे है। रीडिंग को स्किप नहीं कर सकते, डेली न्यूज़पेपर रीड करना है तो करना है। वोकैब, ईडियम फ्रेसेस, फ्रेजल वर्ब डेली याद करनी है। इसके लिए सोर्स कौन से हो जाएंगे, ब्लैक बुक वगैरह इसके लिए सोर्स हो जाएगी, ठीक है, ब्लैक बुक, ठीक, ये इसके लिए सोर्स हो जाएगी। स्पॉटिंग एरर जरूर लगानी है, डेली 50 जरूर लगानी है। आपका अगर सिलेबस ख़त्म भी नहीं हुआ है फिर भी स्पॉटिंग एरर लगानी है। किस बुक से, कॉमन एरर बाय AK सिंह की एक बुक आती है, अभी दिखाऊंगा, वहाँ से ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। आपके जो है ना, जब आप एक्सप्लेनेशन जब इस बुक का पढ़ोगे तो आपको ये जो रूल्स है ना वो और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आप उनको इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस बिगिनर हो चाहे रिपीटर आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। कहाँ से कर सकते हो, पिनेकल की। बाकी ये जो इसके अलावा जो और जो चीज़ें पूछी जाती हैं ना, जैसे एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, FIB हो गई, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो आप, टेक्स्ट बुक की या तो बुक ले सकते हो, टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, या पिनेकल से प्रैक्टिस कर सकते हो। मेंस वाली वीडियो में डाल रखा है टेक्स्ट बुक से कैसे प्रैक्टिस करनी है। टेक्स्ट बुक में सर्च करना है प्रैक्टिस एक्टिव पैसिव SSC, फिर उसमें एक प्रैक्टिस टैब आ जाएगी, उसमें क्लिक करके और आपको काफ़ी सारे सेट्स मिल जाएंगे। ऐप बेस्ड प्रैक्टिस करनी है, ऐप बता रखी है मैंने मेंस वाली वीडियो में, वो देख लेना। सोते जागते ऐप बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, फ्री टाइम में, तो अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। बिगनर्स के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, तो भाई फॉलो ज़रूर करना है ये। रिपीटर्स के लिए क्या है कि भाई आपने ऑलरेडी कर रखा है तो आप केवल प्रैक्टिस करते रहो, लर्न करते रहो, खुद को अपडेट करते रहो कि कौन कौन से एग्ज़ाम में क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन कौन से न्यू क्वेश्चन आए हैं, और रिवाइज करते रहो। बस आपके लिए यही स्ट्रेटजी है। रीडिंग स्किल और आपको अच्छी करती जानी है। रीडिंग स्किल, आप रीडिंग नहीं छोड़नी है, ठीक है। सबसे मेजर पोर्शन जो इंग्लिश में होता है ना मेंस में और प्री में भी, वो रीडिंग का ही होता है। नई नई वोकैब जो है, नए नए जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, CDS हो गया, CGL हो गया, CHSL हो गया, उसमें जो लेटेस्ट वोकैब, इडियम फ्रेसेस वगैरह पूछी जा रही हैं वो अपने नोट्स में इंक्लूड करते जाने हैं। भाई बिगिनर्स भी ये सेम चीज़ फॉलो कर सकते हो। स्पॉटिंग एरर डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे आपका जो ग्रामर के रूल्स हैं ना वो भी रिवाइज होते रहेंगे। और एक प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड मॉक आपको जोड़ देना है। ये तो ऐप बेस्ड प्रैक्टिस कर लेनी है जो आपको सही लगे, ठीक है, लेकिन ज़रूर देना है, ट्रेंड में ज़रूर रहना, ये नहीं छोड़ दिया, नहीं किया, करना है भाई, डेली करना है। क्योंकि आप रिपीटर हो तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ कमी रखी होगी, इसीलिए आप रिपीटर हो, ठीक है। तो उन्हीं कमियों को सुधारने का ये तरीका है। ये बुक कॉमन एरर बाय AK सिंह, ब्लैक बुक
और ये पिनेकल की बुक, यही सोर्स प्रीफर करने हैं, ठीक है। यही 3 बुक ले लेनी है, इसके अलावा कोई चौथा सोर्स नहीं प्रीफर करना है रीडिंग के लिए। द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो है ना, या तो वो प्रीफर कर सकते हो, या उसके अलावा कोई और दूसरा न्यूज़पेपर जो आपको प्रीफर करना है वो प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। अपनी खुद की एक कॉपी बनानी है, और जो न्यूज़पेपर में जो वोकैब दिखेंगी, ईडियम फ्रेसेस दिखेंगी, डायरेक्ट प्रीपोजिशन दिखेंगी, उनको उसी कॉपी में जो है वो नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। ये हो गई इंग्लिश की स्ट्रेटजी। मन लगा के इंग्लिश की तैयारी करनी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है इंग्लिश, ठीक है। तो आ जाते हैं मैथ्स पर। तो मैथ की जो स्ट्रेटजी होगी ना, वो बिगनर्स के लिए अलग होगी, रिपीटर्स के लिए अलग होगी। बिगनर्स के लिए स्ट्रेटजी जो ये है, मैथ को 2 सेक्शन में आप डिवाइड कर सकते हो, एक तो अर्थमेटिक और उसके साथ कैलकुलेशन, और एक एडवांस उसके साथ रिवीजन, ठीक है। तो बिगनर्स क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना आप सिलेबस ख़त्म करो, जो भी आपको टीचर सही लगता है, ठीक है। गगन सर हो गए, आभास सैनी हो गए, रेमो सर हो गए, अभिनय सर हो गए, किसी से भी आप अपना सिलेबस पहले ख़त्म करो पूरा, और खुद के हाथ से, ठीक है, और कॉपी में नोट्स बनाओ खुद के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए, उनको नोट डाउन करो, ठीक है। डेली चैप्टर वाइज जो सर ने चैप्टर पढ़ा दिया उसके चैप्टर की प्रैक्टिस करो, डेली 75 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है। इतना हमको अर्थमेटिक में करना है। फिर बात करते हैं कैलकुलेशन की, वो कैसे करना है। तो आपको टेबल जो है ना, उसी कॉपी में सारे 25 तक की टेबल, 30 तक की क्यूब, 50 तक की स्क्वायर, फ्रैक्शन पूरे 1/2 से लेकर 1/100 तक की, ठीक है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो तरीका, जल्द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये कितनी जल्दी हम परफॉर्म कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिस, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स, नंबर सिस्टम, सर्ट्स एंड इंडिसेस, ये 2 चैप्टर, ठीक है। ये भी कैलकुलेशन में ही काउंट करता हूँ मैं, ठीक है। तो इनकी अच्छे से डेली इनमें थोड़ा टाइम देना है, और आपको कैलकुलेशन स्पीड जो है ना वो सुधारनी है। यार कोई भी वीडियो देख के आप नॉर्मली ये नहीं कर सकते कि भाई ये वाली वीडियो मैंने देख ली और मेरी कैलकुलेशन स्पीड जो है ना वो सुधर जाएगी। वो ये करने से सुधरेगी, ठीक है। जब तक खाना बनाओगे नहीं तब तक ऐसे विश करने से कि भाई खाना आ जाएगा, या उसकी फ़ोटो देखने से पेट नहीं बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। इसीलिए तो नौकरी ऐसे ही मिलेगी, ठीक है। 2 स्टार्स होल्डर में ऐसे ही आएंगे, ठीक है। एडवांस कैसे करनी है, एडवांस के मेजर 5 जो हैं वो चैप्टर हैं, 5 है। टिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, डीआई, क्वाड्रेटिक। डीआई को हल्के में मत लेना, अभी सीजीएल के पेपर में 2024 में डीआई काफ़ी अच्छी पूछी गई है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करना, ठीक है। तो ये जो है 5-6 चैप्टर ये हो गए एडवांस के। तो इनके भी पहले सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। और फिर इसके बाद 75 क्वेश्चन जो है वो डेली प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है। खुद के नोट्स बनाने हैं इनके, उनको रिवाइज़ करना है, ये रिवीजन वाली स्ट्रेटजी। इसमें क्या है, एडवांस में आपको फॉर्मूले काफ़ी सारे मिलते हैं, कंसेप्ट, थ्योरम बहुत सारी मिलती हैं, तो उनको आपको रीड करना है। अर्थमेटिक कैलकुलेशन पर बेस्ड है, तो आपको कैलकुलेशन स्पीड आपकी सही रखनी है। यहाँ पर आप कैलकुलेशन स्पीड पर वर्क करोगे और यहाँ पर आप रिवीजन पर वर्क करोगे, ठीक है। तब आपके एडवांस में अच्छी परफॉर्मेंस होगी और यहाँ आपकी अर्थमेटिक में अच्छी परफॉर्मेंस होगी, जब आपका कैलकुलेशन बढ़िया होगा। तो ये है मोटा स्ट्रेटजी आपकी मैथ की, ठीक है, बिगनर्स के लिए। अब रिपीटर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, रिपीटर्स के लिए तो भाई रिपीटर्स इसीलिए हैं कि वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें फॉलो करके आ चुके हैं, तो उनके लिए यही है कि एडवांस मैथ के जो फॉर्मूले और कंसेप्ट की जो आपने कॉपी बनाई है ना, उसको अच्छे से आप रिवाइज़ करते रहो। गगन सर की अगर कोई बुक ले रखी है वो उससे रिवीजन करते रहो। बिगनर्स ये मत करना कि गगन सर की वो जो बुक है ना वो ले ली और बस उसी को पढ़ते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं मैं अपने नोट्स नहीं बनाऊंगा, इसी बुक से पढ़ के हो जाएगा। नहीं भाई, अपने नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप रिपीटर्स जो हैं वो अपनी कैलकुलेशन स्पीड पर आप लोग और वर्क करो, ठीक है। फॉर्मूलास और कंसेप्ट जो है वो एडवांस के लिए वो रिवीजन करते रहो। यहाँ पर से आपकी एडवांस मैथ सही होगी, यहाँ से आपकी अर्थमेटिक सही होगी। एक सेक्शनल मॉक जरूर देना है डेली, ठीक है। टच में रहोगे, ट्रेंड से आप टच में रहोगे, आप कंसेप्ट जो है वो भूलोगे नहीं, ठीक है। आपके जो वीक टॉपिक्स हैं ना उन पर आपको ज़रूर काम करना है। जैसे अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूछी जा रही है, ठीक है। डीआई के कुछ टफ क्वेश्चन आए हैं, 3D मेंसुरेशन के कुछ टफ क्वेश्चन आए। तो जो वीक टॉपिक्स अपने अकॉर्डिंग आपके जो वीक टॉपिक्स होंगे वो ज़रूर आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। जॉट डाउन करो और उन टॉपिक्स पर आप जो है अच्छे से 75 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, डेली। और अपडेटेड रहना है, जैसे CDS एग्ज़ाम हो गया, CGL एग्ज़ाम हो गया, CHL एग्ज़ाम हो गया, IB एग्ज़ाम हो गया, इनके पेपर जो आ गए ना
इनके एग्ज़ाम के जो पेपर हैं उनको ज़रूर सॉल्व करना है। तो इससे क्या होगा, आप अपडेटेड रहोगे कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। भाई एसएससी पूरा पेपर थोड़ी ना बनाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट करती है, कुछ इस एग्ज़ाम से लिया, कुछ इस एग्ज़ाम से लिया और उठा के थोड़ा सा चेंज करके डाल दिया, या कभी कभी सेम टू सेम वैसे ही डाल दिया। तो ट्रेंड में क्या चल रहा है उससे अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। मैथ के लिए कौन से सोर्स फॉलो करेंगे? तो मैथ्स के लिए जो रिपीटर्स हैं वो ये वाली बुक जो गगन सर की है ना, कंसेप्ट किंग, वो अगर उनके पास होगी तो वो ये फॉलो कर सकते हैं। बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स इसको ले सकते हैं, पर ये नहीं कि अपने खुद के नोट्स ना बनाएं। बिल्कुल अपने खुद के नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। और ये जो बुक है ना, इससे रिवीजन करोगे तो बस आपके नोट्स में और आपके जो कंसेप्ट है ना उसमें थोड़ा सा बूस्ट देगी। ठीक है, तो चाहे तो अभी ले लो या तो बाद में ले लेना, कोई ज़रूरी नहीं है बिगिनर्स के लिए। ठीक है, फिर इसके लिए प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? 75 क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ डेली, वो ये है, पिनेकल की बुक है ना, 6800 प्लस टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें, तो इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और कैलकुलेशन स्पीड कहाँ से सुधरेगी? तो आपकी ये चालीसा, इंस्पेक्टर चालीसा करके बुक है, इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड सुधर जाएगी। ये आपको एडवांस मैथ में वर्क करेगी, ये आपको अर्थमेटिक में वर्क करेगी। ये ओवरऑल आपकी प्रैक्टिस के लिए बुक हो गई। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो आ रही होगी। अब क्या करना है क्या नहीं करना है, सम डूज एंड डोंट्स। तो बिगनर्स की जो प्रायोरिटी रहनी चाहिए ना, सबसे पहले कि वो सबसे पहले अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करें, प्रैक्टिस करें, कंटिन्यू प्रैक्टिस करें और रिवाइज करते रहें चीज़ों को। ये रहनी चाहिए बिगनर्स की पहली प्रायोरिटी। ठीक है, अपने खुद के नोट्स बनाएं और उनको थोड़ी रिवाइज करते रहें, ये बिगनर्स की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। रीजनिंग जो है ना बहुत इजी स्कोरिंग है, अच्छे से इसको करना है। रीजनिंग में आउट ऑफ 50 आराम से 45 प्लस टू 50 ये लेके आए जा सकते हैं। तो रीजनिंग को हल्के में मत लेना। इंग्लिश जो है उसका ह्यूज वेटेज है, प्री में भी और मेंस में तो भाई इंग्लिश ही इंग्लिश है, तो इसको भी हल्के में मत लेना, अच्छे से तैयारी करना। ठीक है, इंग्लिश की भी। और मैथ और जीएस जो है ना वो रैंक डिसाइडिंग है। तो मैं तो सबसे पहले यही बोलूँगा कि रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ इन पर अच्छे से कमांड लाओ, और जीएस जैसे बताया ना वैसे फिर जीएस को कंप्लीट करो। ठीक है, लास्ट में आप अपना शेड्यूल ऐसा बनाओ कि लास्ट में आप जीएस जो है उसको रखो। फिर इसके बाद प्रैक्टिस कैसे करनी है? कुछ बंदे ऐसे होते हैं ना, यूट्यूब से वीडियो लगा ली और बस वीडियो देखते जा रहे हैं, मैथ की भी रीजनिंग की भी। ऐसे नहीं, कॉपी और पेन से ही प्रैक्टिस करनी है भाई। बिगनर्स के लिए ही बोल रहा हूँ, कॉपी और पेन से प्रैक्टिस करनी है। फिर बैलेंस बनाना है ऑनलाइन स्टडी में और ऑफलाइन स्टडी में। जो ऑनलाइन स्टडी का जो एडिक्शन है ना जो आजकल चल रहा है, उसको एकदम स्किप करना है। फौज में आ जाओगे तो सब स्किप हो जाएगा। तो इसलिए बता रहा हूँ, जो एडिक्शन है ना ऑनलाइन चीज़ें देखने का, बिल्कुल ऑनलाइन चीज़ों से समझने का, कॉपी पेन वाला बिल्कुल ये ज़माना ख़त्म ही कर दिया है। तो वापस इस पर लौटना है, क्योंकि जब इस पर लौटोगे तब आप जब खुद के कॉपी और पेन से सॉल्व करते हो ना, तो आपके माइंड फास्ट चलने लगता है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स जो है ना वो धीरे धीरे ग्रो करने लगती हैं। तो इसलिए सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन चीज़ों को कम, ऑफलाइन चीज़ों को ज़्यादा प्रीफर करें। वीडियोस देखी, कंसेप्ट समझ लिए, फिर प्रैक्टिस जो किया वो केवल ऑफलाइन ही किया। ठीक है, सिंपल। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे जो मेन जो चीज़ है ना वो ये है, अपना जो कंटेंट है ना वो लिमिटेड रखना है। कहीं जो बुक बताई ना वही बुक खरीद लेनी है, उसके अलावा और कोई बुक नहीं खरीदनी, या जो आपको सही लग रहे हैं वो आप बुक खरीद सकते हो। ये नहीं कि 10 किताबें मैथ की रख ली, 10 रीजनिंग की रख ली, 10 जीएस की रख ली और 10 इंग्लिश की रख ली, 10 टीचर पकड़ लिए और सबसे पढ़ते जा रहे हो। ऐसा नहीं करना भाई, कंटेंट जो है लिमिटेड रखना, वरना खो के रह जाओगे, पता भी नहीं चलेगा क्या करना है। अपने टीचर पर जो है ना वो बिलीव करना सीखो, अपनी प्रिपरेशन पर बिलीव करना सीखो। ठीक है, तो यही है डूज जो आपको करने हैं, ध्यान रखने हैं हमेशा। और डोंट्स क्या है जो आपको नहीं करने हैं। बिगनर्स जो है ना वो ये मत करना कि 2 घंटे का प्री का मॉक टेस्ट आज ही से देना शुरू कर दिया, 8 महीने तक कुछ नहीं हासिल होगा, डिमोटिवेशन अलग से आ जाएगा। मॉक टेस्ट कब दिए जाते हैं? जब आपका 75% क्वेश्चन है पेपर जो सिलेबस है ना वो जब कंप्लीट हो जाता है ना, तब आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, या एग्ज़ाम के 2 से 3 महीने पहले आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी जैसे आप जो सेक्शनल मॉक टेस्ट बताए ना रीजनिंग के, वो तो देना शुरू कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग मॉक टेस्ट का ही खेल है, समझ रहे हो, वो मॉक टेस्ट से ही प्रिपेयर होती है। ये नहीं फुल मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये मैं फुल मॉक टेस्ट की बात करूँ। तो बिगिनर्स ये मत करना कि भाई बिल्कुल अभी से बैठ गया और मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया, बिल्कुल जोश आ गया, ऐसा मत करना। ठीक है, जोश है लेकिन होश से भी काम लेना है। इग्नोर करना है, ये मत कर देना है कि भाई स्टैटिक जीके हो गई, ठीक है, जीएस हो गई,
रीडिंग हो गई, कैलकुलेशन हो गई, या रीजनिंग के कुछ टॉपिक हो गए जो सोच रहे हो आते ही नहीं, जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, इनको पढ़ा ही नहीं, इग्नोर कर दिया कम्प्लीटली, मैथ का रिवीजन इग्नोर कर दिया या प्रैक्टिस इग्नोर कर दी, ये रिपीटर्स बहुत करते हैं, ठीक है। तो मैथ का रिवीजन इग्नोर कर दिया, कैलेंडर इग्नोर कर दिया, ठीक है, तो तभी आप रिपीटर्स रह जाते हो। और जो बंदा जो फ्रेशर है ना, वो आता है, वो सब कुछ पढ़ के आता है, प्रैक्टिस करके आता है, और बस वो आके एक सीट कब लेके चला जाता है पता भी नहीं चलता। इसलिए बोल रहा हूँ, इग्नोर मत करना भाई, इन चीज़ों को बिल्कुल पकड़ के रखना, जैसा बताया सेम टू सेम वैसे ही फॉलो करना। किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड मत लेना, ठीक है, हल्के में मत लेना किसी चीज़ को, सबका अपना एक महत्व है, ठीक है। जब आप फौज में आ जाओगे तो आपको पता चलेगा छोटी सी छोटी चीज़ का अपना एक महत्व है, ठीक है। टाइम सबसे जो ज़्यादा आपको जिसकी वैल्यू पता चलेगी ना, वो होगा टाइम। कम टाइम मिलेगा, कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे लाओगे, फिर उसके बारे में ही सोचोगे और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचोगे। तो इसलिए टाइम वेस्ट मत करना और अपना स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करना जैसा बताया है, और स्ट्रिक्ट शेड्यूल पहले बनाना और सेम टू सेम वही चीज़ें जो बताई हैं वो फॉलो करना। तो भाई मेरी तरफ से हो गया, जय हिंद। किसी का कोई डाउट हो तो लिख देना, मैं आपको 100% रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है भाई। फिर मिलते हैं, बाय बाय।